ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे हम? पैरेलल प्लेट्स की थ्योरी चल रही थी अपनी। कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्जेस दिए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर किन्हीं दो प्लेट को कनेक्ट कर दिया तो कैसे चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सब अपना डिस्कशन चल रहा था। ग्राउंडिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, है ना, अर्थिंग करने से क्या हो जाता है, ये सारी चीजें अपनी डिस्कस हुई थी। तो इसी में कुछ भी अगर डाउट है किसी को, कंडक्टर के स्पेशल केसेस अपन देख रहे थे, उससे पहले अगर किसी को कुछ डाउट हो, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो एक अपन जो कंडक्टर के केसेस देख रहे थे वो करते हैं। एक क्वेश्चन, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाह रहा हूं मैं आपको, है ना। पहले तो क्वेश्चन देख लो होमवर्क के लिए क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देख लो, उसके बाद फिर अपन जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 4 पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स है। मेरे पास 4 पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स है। I have 4 identical conducting plates, है ना, लाइक दिस। ये 4 कंडक्टिंग प्लेट्स है मेरे पास, ठीक है। और इनको चार्ज दिया गया था कुछ, मान लीजिए एक को दिया था Q, दूसरे को दिया था -2Q, इसको दिया था Q -Q, और इसको दिया था 2Q। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ भी ऐसे रेंडमली मैंने चार्ज बना दिए, कुछ भी ऐसे रेंडमली मैंने चार्ज बना दी, है ना। ये इनके चार्जेस दिए हुए थे। अब क्या करा मैंने प्लेट नंबर 2 को एक स्विच लगा के, प्लेट नंबर 2 को एक स्विच लगा के प्लेट नंबर 3 से 4 से जोड़ सकता हूं, और मैं एक स्विच से 1 और 3 को जोड़ सकता हूं। इस तरह से मैं कनेक्शन कर सकता हूं प्लेट्स के बीच में, ठीक है। मेरे पास 2 स्विचेस है जिससे 1 और 3 को जोड़ सकता हूं, 2 और 4 को जोड़ सकता हूं। सपोज दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 3, 1 और 3 को कनेक्ट कर सकता हूं मैं, दिस इज प्लेट नंबर 2 एंड दिस इज प्लेट नंबर 4, इनको कनेक्ट कर सकता हूं आपस में। मैंने क्या करा, शुरू में चार्ज दे दिए थे, उसके बाद अचानक से दोनों स्विच एक साथ क्लोज कर दिए। बोथ स्विचेस मैंने एक साथ क्लोज कर दिए एट सम t इक्वल टू 0, दोनों को एक साथ क्लोज कर दिया। तो बताओ आफ्टर क्लोजिंग द स्विचेस, दोनों स्विच से कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये दोनों वायर से कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा, और नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। आपको बताना है न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। 4 मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी आपको, तो प्लेट के बीच की डिस्टेंस ये d है, यहाँ पे 2d है, और यहाँ पे d है। ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस दे दी मैंने आपको, ठीक है। तो सिस्टम में इनिशियल चार्जेस क्या थे वो दिखाए थे, और स्विच ऑन कर दिया सर्किट, सर्किट स्विच ऑन करने के बाद स्विचेस से कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा बताना है, और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा बताना है। चलो क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है। चारों प्लेट आइडेंटिकल है, सबका एरिया ए ले सकते हो आप, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सॉरी, ओके वेरी गुड। चलो, तो क्वेश्चन में चेंज ये हो गया है कि 2 वायर दे दी मैंने, 2 प्लेटेड को, दो पेयर ऑफ प्लेटेड मैंने जोड़ दिए, है ना, 2 पेयर ऑफ प्लेट्स मैंने कनेक्ट कर दिए। चलो आई होप कि कर लोगे सब। तो अपन वापस आ जाते हैं फिर, ये मुझे करके अपने ग्रुप पे भेजना, इसका सॉल्यूशन भेजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। इसे हटा रहा हूं अब मैं। हम पढ़ रहे थे कंडक्टर विद कैविटी में अगर चार्ज दिया जाए तो कहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सारे स्पेशल केसेस अपन देख रहे थे कंडक्टर विद कैविटी के, है ना। मैंने आपको बोला था मॉड्यूल में से आपको नोट करना थी चीजें, और उसी चीज को अपन यहाँ एक्सप्लेन करने वाले थे। तो हमने जैसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर भी दिया था मैंने। पहला पॉइंट क्या था कि इफ अ चार्ज q इज केप्ट इन अ कैविटी देन -q विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस एंड +q विल बी इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, और उसको गॉस लॉ से प्रूव कर देता। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, कि मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें कैविटी, आई हैव अ कंडक्टर जिसमें कैविटी है, ठीक है। ये कंडक्टर जिसमें कैविटी है। अब किसी ने कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्लेस करा है, कैविटी में किसी ने सपोज +q चार्ज प्लेस करा है ना, +q किसी ने प्लेस करा है।
तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज कैविटी की इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। एग्जैक्टली जितना यहाँ पे प्लस है उतना ही माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे एग्जैक्टली माइनस क्यू इंड्यूस होगा। यहाँ शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं बाहर दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो माइनस क्यू है। ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो माइनस क्यू है। और अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल था, अगर ये आइसोलेटेड और न्यूट्रल था तो बाहर की सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए। बिकॉज ये न्यूट्रल था तो उस पर नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो होने के लिए बाहर की सरफेस पे प्लस क्यू होना चाहिए। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, इसे हमने प्रूव भी कर दिया था। तो शॉर्ट में रिकैप के लिए बता दिया मैंने कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दिया है, तो जितना कैविटी के अंदर चार्ज रखा होता है उतना ही नेगेटिव कैविटी के इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज अब कंडक्टर पर टोटल चार्ज तो जीरो होना चाहिए, इसलिए उतना ही बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। चलो, क्या ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर? उसको गॉस लॉ से हमने प्रूव भी कर दिया था। ओके, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं, फिर आगे बढ़ते। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो। If a charge is kept inside a cavity of a conductor and conductor is given a charge capital Q, then minus Q will be induced on the inner surface and total charge of the outer surface should be small q plus capital Q. अगर एक कंडक्टर को किसी ने कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ था, कंडक्टर को किसी ने कैपिटल Q चार्ज दिया था, तो अब जो बाहरी सरफेस पे चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। द टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर जो होना चाहिए वो कैपिटल Q होना चाहिए। कंडक्टर की इनर सरफेस पे अगर माइनस स्मॉल q चार्ज है तो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज होना चाहिए इतना, जिससे इनका एडिशन करके टोटल चार्ज q होना चाहिए। अगर मेरे पास कंडक्टर पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है तो अब आउटर सरफेस पे चार्ज जाएगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, वेयर स्मॉल q इज द चार्ज व्हिच वाज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। आ रही है बात समझ में? चलो, इसका लॉजिक क्लियर सबको कि कैसे होना चाहिए ये? भाई चार्ज कंजर्व होता है, टोटल चार्ज जो कंडक्टर का चार्ज है वो बनाने के लिए बाहरी बाकी चार्ज आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द स्मॉल q which is inside the cavity and induced charges on S1 was the inner surface, cavity की surface, at any point outside S1 like B and C is zero। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है वो समझो अच्छे से। मान लो कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट B here and there is a outside point C here। कंडक्टर के बीच में पॉइंट B लिया है मैंने, बाहर पॉइंट C लिया है, और कैविटी के अंदर एक पॉइंट मैंने A लिखा है, कैविटी के अंदर एक पॉइंट मैंने A लिखा है। और जो कैविटी की सरफेस थी ना, इसको उन्होंने नाम दिया S1, दिस इज S1, और ये आउटर सरफेस को नाम दिया S2। कैविटी की जो सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, उसको S1 नाम दिया है, आउटर सरफेस को S2। अब वो कहना चाह रहे हैं कि प्लस Q और ये जो माइनस Q इंड्यूस होगा, इनकी वजह से मिलकर इसके बाहर B, C और जितने भी पॉइंट होंगे बाहर, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या बोलना चाह रहे हैं वहां पे कि अ चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी and the charge induced on the surface of cavity, the inner surface of cavity, मिलकर बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं। इस प्लस Q और जो इनर सरफेस ऑफ कैविटी के चार्जेस इंड्यूस हुए, इनकी वजह से मिलकर B, C जैसे सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कहा गया है यहाँ पे? है ना, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये बोलना चाहिए आपको। आप इसको लिखने के साथ इसको बोलना भी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है, कैविटी के इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये मिलकर बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं। आई रिपीट, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है, कैविटी के इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो मिलकर बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो इस पॉइंट को, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं तो पोटेंशियल भी तो जीरो बनाएंगे। इन दोनों की वजह से बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इनकी वजह से बाहर पोटेंशियल भी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल आता है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो, तो इन दोनों की वजह से बाहर पोटेंशियल भी तो जीरो होगा। सही बात है क्या? पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। हाँ, तो ये वहां लिखा नहीं था, ये स्टेटमेंट वहां लिखा नहीं था, इसको आप लिख लेना साथ में उसमें। ठीक है, ये भी लिख लेना कि अ चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी एंड चार्ज इंड्यूस इन द सरफेस ऑफ कैविटी both combinedly create no potential or zero potential outside the surface of cavity।
कैविटी के अंदर बनाएंगे ऑफ कोर्स, है ना, बाहर जीरो होगा, बाहर जीरो होगा और कॉन्स्टेंटली जीरो ही होगा, बिकॉज इनकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इनकी वजह से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी भी पॉइंट तक आएंगे तो जीरो मिलेगा आपको, है ना, पोटेंशियल जीरो होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से यहाँ तक जीरो। इज दिस क्लियर? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज जीरो। चलो, तो ये पॉइंट भी आपने शायद लिख लिया है। अब इसका रीजन ये क्यों हो रहा है, पहले तो हमको पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, उसका रीजन अपन समझेंगे, पर पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या याद करना है आपको, फिर से बोल रहा हूं मैं, अ चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी एंड द चार्जेस इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी कंबाइनली क्रिएट जीरो फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस ऑफ कैविटी। कैविटी की सरफेस के बाहर के हर पॉइंट पे, बाहर के हर पॉइंट पे, चाहे कहीं भी पॉइंट को देखो, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, कैविटी की सरफेस के बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो। ठीक है, हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन, चलो सोहम कुछ बोल रहा है, सोहम बताइए एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए इसका। सर अंदर प्लस क्यू, अंदर माइनस प्लस क्यू है तो कैविटी सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू ये दोनों आ गए तो मिलके ये जीरो हो जाएंगे बाहर से देखेंगे तो। एक माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी थोड़ी है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी है ना, तो सरफेस स्फेरिकल है। हाँ तो गलत है मेरा रीजन। हाँ, मतलब अगर सरफेस स्फेरिकल होती तो आप उसको पॉइंट जैसा मान सकते हो, अगर स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज शेल होती है, स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज शेल होती है तो उसकी उसका सारा चार्ज मान सकते हो उसके सेंटर पर है, पर ये यूनिफॉर्म चार्ज शेल तो है नहीं, तो इसको देख के डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता, डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन एक रीजन है, देखो यहाँ पे आपने जो बोला वो है तो सही चीज, ठीक है, उसका रीजन ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे गॉसन सिलेंडर, गॉसन सरफेस, क्या मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, है ना, क्यू इंक्लोज जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है माधव, है ना, प्लीज ध्यान दीजिए, कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, बाहर का जो चार्ज है, मान लो ये बाहर की सरफेस स्फेरिकल होती, बाहर की सरफेस स्फेरिकल होती, बाहर की सरफेस मान लो स्फेरिकल होती, तो अंदर की सरफेस मैंने एग्जैक्टली सेम रखी, अंदर की सरफेस एग्जैक्टली सेम रखी, बाहर की सरफेस स्फेरिकल मान ली, मैंने पूरी स्फेरिकल शेल मान ली, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी, अगर स्फेरिकल सरफेस ले ली बाहर की, स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज ले ली तो जीरो हो जाएगी, है ना, यस, तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की सरफेस की वजह से तो जीरो, अब बचेगी किसकी वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से मिलकर बचेगी, इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे जो चार्ज है और चार्ज की वजह से, और टोटल बी पर क्या है, टोटल बी पर जीरो है, बाहर की सरफेस के चार्ज की वजह से हम बोल चुके थे जीरो है, इन दोनों की वजह से मिलकर भी जीरो आने चाहिए, फिर इसका मतलब टोटल जीरो होने के लिए। चलो फिर से स्टार्टिंग से सुन लो अच्छे से, है ना, जो आउटर सरफेस है वो मैंने अभी रैंडम शेप की बनाई है, मान लो आउटर सरफेस स्फेरिकल थी, मान लो स्फेरिकल थी, तो अंदर के चार्ज को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बाहर की सरफेस कैसी है उससे, अंदर जो चार्ज रखा है वो बिल्कुल वैसे ही रखा है, कैविटी की सरफेस एग्जैक्टली वैसी ही है, तो यहाँ अंदर सेम चीज होगी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। नाउ बाहर की सरफेस अगर स्फेरिकल है तो उसकी वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, बिकॉज वो स्फेरिकल चार्ज थी, स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से जीरो आती फील्ड अंदर के हर पॉइंट पे, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नाउ बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी केवल प्लस क्यू और इनर सरफेस ऑफ कैविटी के चार्ज की, बी पर नेट जीरो है, आप जानते ही हो क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है, तो बची इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां जीरो होना चाहिए मिलकर, समझ में ये बात, सो हमको तो क्लियर है, बाकी सब बच्चे समझ लो अच्छे से, वेरी गुड, है ना, ये पॉइंट बच्चों को बाद में, अभी तो ठीक है सबको याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, बाद में बच्चे भूल जाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है आपको, ना इसको दिमाग में बिठा लेना है, गार्ड बांध लेना है, जो भी बोल लो आप, भाई आपको पूरा अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए पॉइंट ये, ठीक है, मतलब आज तो समझ में आ रहा है लेकिन मैंने देखा है कि 10-15 दिन बाद ही बच्चों को भूलने लगते हैं, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि चार्ज इनसाइड कैविटी एंड इंड्यूस चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी मिलकर बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं, ठीक है। अब राघव बोल रहा है सर बिना स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करे नहीं कर सकते क्या, हाँ कर सकते हैं ना, अच्छी चीज पूछी आपने,
कर सकते। देखो ये जो बाहर ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस तो मैं ऐसा ले सकता हूँ ना, इनफाइनाइट है। ये बाहर की जो सरफेस है इसको इनफाइनाइट ले सकता हूँ मैं, बहुत बड़ा कंडक्टर है मान लिया मैंने, तो भी उस बाहर के चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, बाहर के चार्जेस का तो कोई असर ही नहीं होगा, इनकी वजह से मिलकर फिर जीरो ही होना चाहिए यहाँ पे। चलो ओके, आगे बढ़ते फिर अपन, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अपन। अब देखो अभी अपन ने प्रूव करा कि इस पॉइंट पर ये दोनों की वजह से मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब जब ये दोनों मिलकर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो बनाएंगे, सब जगह कंडक्टर में जीरो बनाएंगे, तो बाहर भी तो जीरो बनाएंगे। दो चार्ज मिलकर उस कैविटी की सरफेस के बाहर के हर पॉइंट पर जीरो बना रहे हैं, तो जब इस पे जीरो बना रहे हैं तो यहाँ भी जीरो ही बनाएंगे, सी पर भी, है ना, क्योंकि जब बी पर जीरो बन गए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सब जगह इनका इफेक्ट जीरो हो गया, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया इन सब पॉइंट पे, तो बाहर भी तो नलीफाई कर ही देंगे, है ना। इसका मतलब कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज और चार्ज जो कैविटी के अंदर रखा है मिलकर बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहे हैं, हर पॉइंट पे। अच्छे समझ में आ रहा है ये? चलो मेरे पास एक डाउट आ रहा है, अगर छोटा कंडक्टर हो तो क्या करेंगे? कंडक्टर छोटा हो तब भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए ना, जीरो होने के लिए यही लॉजिक लगाएंगे अपन कि इनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, और बाहर के चार्ज की भी जीरो होना चाहिए। अभी बाहर के चार्ज की देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा ना, इस पॉइंट पे अभी मैंने बात करी थी कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। अब बाहर का चार्ज कैसा भी हो, फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ जीरो होना चाहिए ना, चाहे वो पास में हो चाहे दूर हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे नॉन स्फेरिकल हो, बताइए। if this charge plus q placed at the place inside cavity and the charges induced on the surface of cavity are creating electric field at b0, b पर ये जीरो बना रहे हैं और b पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो बचे हुए चार्ज चाहे यहाँ कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी तो यहाँ जीरो होनी चाहिए ना, है ना। यस, तो बी पर हर केस में जीरो होने के लिए, हर केस में बी पर जीरो होने के लिए बाहर के चार्ज की वजह से भी जीरो होना चाहिए, चाहे बाहर का चार्ज सरफेस कैसी भी ले लूं, चाहे मैं स्फेरिकल लूं चाहे नॉन स्फेरिकल लूं, नॉन स्फेरिकल केस में भी बी पर बाहर का चार्ज जीरो बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हो गया। तो इसका इसी सेंटेंस में देखो अगला पॉइंट क्या लिखा था, इसी सेंटेंस में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, इसी सेंटेंस में नेक्स्ट लिखा था कि द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस q plus q on s2 and any other charge outside s2 at any point inside the surface s2 like ab is 0, a point b point इन सभी पॉइंट पर जो भी चार्जेस बाहर की सरफेस पे आए हैं, जो भी चार्जेस बाहर की सरफेस पे आए हैं और कोई चार्ज तुमने कहीं रख दिया, वो सब मिलकर अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाएंगे, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाएंगे, ठीक है, हर पॉइंट पे जीरो बनाएंगे। इनकी इनकी वजह से बात कर रहे हैं अपन ओनली आउटर चार्जेस की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोली जा रही, यहाँ पे नेट नहीं बोला जा रहा है। ए पर बी पर ड्यू टू चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस एंड एनी चार्ज आउटसाइड विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी जीरो। मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट तो ओनली बी पर जीरो है, ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस एंड एनी चार्ज प्लेस आउटसाइड, उनकी वजह से अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चलो एक मेरे पास डाउट आया यशवर का, नहीं बेटा बाहर के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी, है ना, वो हर केस पे जीरो लेंगे, ठीक है। और अब सी की बात कर रहे हैं कुछ बच्चे, सी पॉइंट पे बाहर के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस सेंटेंस का उतना ही मतलब है, एक्स्ट्रा मत निकालो। चलो फिर से मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, अ चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी एंड चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, मिलकर कैविटी के बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के हर पॉइंट पे जीरो आती है। किन दो की इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल क्यू जो भी चार्ज रखा है कैविटी के अंदर और जो भी इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, ये मिलकर बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, ठीक है। चलो और दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, वैभव शांति से ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, जो भी चार्ज बाहर रखा है, स्फीयरिकल जो भी कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज हो वो, या तुमने बाहर कोई चार्ज भी रख दिया, मान लो किसी ने कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया था, सपोज क्यू डैश, जो भी चार्ज बाहर आया है सरफेस पे, वो चार्ज और ये चार्ज मिलकर, इनकी वजह से मिलकर बी पॉइंट ए पॉइंट अंदर 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 के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो केवल कैविटी के चार्जेस की होती है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो केवल बाहर के चार्जेस की होती है। इसको इस तरह से ये भी समझ सकते हैं, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कैविटी के चार्जेस की होती है, यहाँ अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्ज की मिलकर जीरो हो जाती है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर के चार्जेस की होती है, अंदर के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? और ये जो रीजन है बीच में, यहाँ तो दोनों की कॉमन रीजन है, दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। चलो, ये वाला सेंटेंस जो था, ये वाला पॉइंट जो था, उसमें बहुत सारी बातें थी। हाँ माधव, जस्ट लाइक पैरेलल प्लेट सिस्टम, बिल्कुल कुछ वैसे ही। पैरेलल प्लेट सिस्टम में भी ऐसे ही देखा था ना अपन ने, कि पैरेलल प्लेट में अपन दो फेसिंग सरफेस के बीच में देखते हैं तो फेसिंग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और प्लेट्स के बाहर देखते हैं तो केवल बाहर के चार्ज की फील्ड आती है। तो बिल्कुल कुछ वैसे ही है यहाँ पर भी, कि बाहर जो फील्ड आएगी वो केवल बाहर के चार्जेस की आएगी, और कैविटी के अंदर फील्ड आएगी केवल अंदर के चार्जेस की वजह से। चलो, हाँ ओके, अब सबको क्लियर है क्या बात ये? यस, है ना। तो फील्ड जीरो होने के साथ साथ एक पॉइंट और बताया था मैंने, कि कैविटी के अंदर का चार्ज और इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज मिलकर बाहर पोटेंशियल भी जीरो बनाते, ये भी याद रखना है। कैविटी के अंदर का चार्ज और कैविटी का इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज मिलकर बाहर पोटेंशियल भी जीरो बनाते। दूसरा पॉइंट, बाहर के चार्जेस जितने भी है उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। बाहर के चार्जेस की वजह से अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इनकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक कुछ वर्क तो करना पड़ेगा आपको, इन्फिनिटी से सरफेस तक इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ वर्क करना पड़ेगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो विद इन कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, अंदर कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, है ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये पॉइंट याद रखना, इसको मैं 2-3 बार और रिवाइज कराऊंगा, आपको भूल जाते हैं इसको क्योंकि, है ना, तो ये पॉइंट अपन और रिवाइज करेंगे। चलो, ये हो गया थर्ड नंबर का पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, और पहले वाले केस के लिए v जीरो होगा या कांस्टेंट। मैंने बताया पहले वाले केस के लिए v जीरो होगा, बिकॉज द चार्ज इनसाइड कैविटी एंड द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी मिलकर बाहर जीरो पोटेंशियल बनाते हैं, कांस्टेंट नहीं, जीरो। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं जीरो को, बट दैट इज जीरो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। अब फोर्थ नंबर पॉइंट, रिजल्टेंट फील्ड इन अ चार्ज फ्री कैविटी इन अ क्लोज कंडक्टर इज जीरो। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा है तो वहां पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। रीजन बिंग, बाहर के चार्जेस तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते ही है, और अंदर तुमने कोई चार्ज रखा नहीं तो यहाँ कोई इंड्यूस चार्जेस भी नहीं आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी फिर, है ना। अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा नहीं तो कोई इंड्यूस चार्जेस भी नहीं आएंगे कैविटी के सरफेस पे, तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्ज की होती है कैविटी के अंदर, और वो चार्ज ही नहीं है तो जीरो। क्लियर ये, है ना। देयर कैन बी चार्जेस आउटसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑल्सो, देन ऑल्सो दिस रिजल्ट इज ट्रू, नो चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन द इनर मोस्ट सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बाहर कितना भी चार्ज रख दो आप कंडक्टर के अंदर, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता कैविटी की सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है ड्यू टू बाहर के चार्जेस। चलो, अब सबको क्लियर हो रहा है क्या ये? ओके ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखो, फिफ्थ नंबर के पॉइंट जो था उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इस सरफेस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये बात चल रही है, तो वो देखते हैं अपन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखते हैं अपन, ठीक है।
सबसे पहला केस, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है विद स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैविटी। सबसे पहला केस स्फेरिकल कंडक्टर विद स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैविटी। देखना बहुत सारे केसेस लिए वहां पर, तो एक एक केस को अपन यहाँ बोर्ड पे समझते चलते। स्फेरिकल कंडक्टर विद स्फेरिकल कैविटी, और एकदम कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा है किसी ने, कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा है। तो ड्यू टू दिस चार्ज कैविटी की पूरी सरफेस इससे सिमेट्रिक है, कैविटी की पूरी सरफेस इससे सिमेट्रिक है, तो कैविटी की पूरी सरफेस पे चार्ज जो आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो होना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए, बिकॉज पूरी सरफेस बिल्कुल एक जैसी डिस्टेंस पर प्लस क्यू से, कोई रीजन ही नहीं है नॉन यूनिफॉर्म होने का, एक जैसी सिमेट्री है। और इसकी वजह से बाहर जो चार्ज आएगा वो भी यूनिफॉर्म ही रहेगा, बाहर की सरफेस का चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। नेट चार्ज 0 था, तो नेट चार्ज 0 होने से मैंने बाहर केवल क्यू चार्ज दिखाया है, कैपिटल स्मॉल क्यू दिखाया है, ये होना चाहिए। चलो, इट इज क्लियर? ओके, दूसरा पॉइंट, अगर कैविटी के सेंटर में रखा चार्ज मैं सेंटर में ना रखते हुए थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, कैविटी के सेंटर का चार्ज थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मान लो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ रख दिया प्लस क्यू, यहाँ रख दिया प्लस, थोड़ा ऑफ सेंटर कर दिया, तो उस चार्ज की वजह से यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस भी ज्यादा होगा, और इधर चार्ज कम इंड्यूस होगा, दूर चार्ज कम इंड्यूस होगा। अब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो ऐसा कुछ होना चाहिए, इधर इधर ज्यादा चार्ज, इधर इधर कम चार्ज, समझ में आ रहा है? और नियर द चार्ज, नियर द पॉइंट चार्ज, इधर चार्ज ज्यादा इंड्यूस होंगे और यहाँ चार्ज कम इंड्यूस होंगे। The surface, inner surface of cavity will have non-uniform charge distribution. ठीक है, रीजन ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं वैसे ही सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ लूं कंडक्टर में, तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, तो प्लस क्यू की यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो यहाँ चार्जेस भी मुझे कम ही चाहिए, और यहाँ प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा, तो यहाँ चार्जेस ज्यादा चाहिए, इसलिए माइनस क्यू ज्यादा इंड्यूस होगा यहाँ पे, यहाँ कम इंड्यूस होगा। समझ में आ रही है? हाँ, तो अंदर अपन ने समझ लिया कि अगर अंदर कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा वो सेंटर पे नहीं हो, तो कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होता है। नाउ व्हाट अबाउट आउटर सरफेस? देखो कैविटी के अंदर रखा चार्ज और कैविटी की इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज मिलकर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाते हैं हर जगह, है ना? तो इनका कोई बाहर इफेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो किसी पे फोर्स भी नहीं लगा पाएंगे, किसी को कुछ इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो बाहर के सरफेस को कुछ नहीं लेना देना अंदर क्या चल रहा है, बाहर की सरफेस को कुछ नहीं लेना देना कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर कुछ भी हो जाए, बाहर की सरफेस का चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आउटर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आउटर फैक्टर, अभी यहाँ आसपास कुछ भी मैंने कोई चार्ज नहीं रखा है, तो बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, समझे? आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म, बिकॉज अंदर के चार्जेस का बाहर कोई असर नहीं होता है ना? यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा है बाहर, तो बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। चलो, बाहर की सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, अंदर कैविटी की सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या करा, कैविटी को उन्होंने नॉन स्फेरिकल ले लिया, कोई रैंडम शेप की यहाँ कैविटी है, कैविटी का शेप कुछ ऐसा रैंडम है, ठीक है, कैविटी का शेप रैंडम है। अब कैविटी का जब शेप ही रैंडम है तो चार्ज भी रैंडम ही आना चाहिए, बिकॉज चार्ज मैं कहीं पर भी रखूं, चार्ज से हर जगह की डिस्टेंस सेम तो होगी, डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो हर पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आएगी, तो इंड्यूस चार्जेस भी सेम नहीं आएंगी, तो अब इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। जो सरफेस की डिस्टेंस कम वहां पे चार्ज ज्यादा, जहां सरफेस की डिस्टेंस ज्यादा वहां चार्ज कम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जैसा होगा, जहां पे डिस्टेंस कम वहां चार्ज ज्यादा, जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां चार्ज कम, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। इस प्लस चार्ज से यहाँ डिस्टेंस कम थी तो इधर उधर ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ सिग्मा ज्यादा आएगा, यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी सिग्मा ज्यादा आएगा, और बाकी दूर जाओगे यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा तो सिग्मा कम। ये बात समझ में आई?
अगर कैविटी अंदर नॉन यूनिफॉर्म शेप की हो जाए, वो स्फेरिकल ना हो, तो उस पर डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस चार्ज। जो प्लस चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर इससे डिस्टेंस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इससे डिस्टेंस ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम। और बाहर ऑफ कोर्स बाहर तो यूनिफॉर्म ही रहने वाला है जब तक बाहर की सरफेस स्फेरिकल है। बाहर की सरफेस स्फेरिकल तो बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडेड बाहर और कोई चार्ज नहीं रखा हो। बाहर कोई चार्ज रखा होता है तो उसको अफेक्ट कर सकता है, बाहर के चार्जेस बाहर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट में उन्होंने क्या करा, चार्ज को सेंटर पे रखा, सेंटर में कैविटी स्फेरिकल ले ली, लेकिन बाहर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ले ली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर आप ई है ना, अगला पॉइंट देखेंगे। अच्छा सी के बाद डी है, डी वाले देखते हैं। डी में क्या बोला है, चार्ज सेंटर पे नहीं है, ये चार्ज सेंटर पे नहीं है, चाहे सेंटर पे रखो सेंटर में ना रखो, तो इस पे तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज आएगा। सेंटर वैसे तो डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा ढंग से। ठीक है, चलो सबको क्लियर। अब ई पॉइंट पे आ जाते हैं। ई पॉइंट अगर देखें तो उन्होंने क्या करा है कि बाहर की सरफेस नॉन यूनिफॉर्म कर दी, वो स्फेरिकल नहीं करी, तो नॉन स्फेरिकल सरफेस तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है। अगर बाहर की सरफेस नॉन स्फेरिकल है तो सरफेस ही एक जैसी नहीं है हर जगह, तो डेफिनेटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, डेफिनेटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब सरफेस ही नॉन सिमेट्रिक है तो नॉन यूनिफॉर्म। अंदर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल अंदर की सरफेस पे डिपेंड करेगा, अंदर की सरफेस स्फेरिकल, चार्ज उसके सेंटर पे, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस ही नॉन स्फेरिकल तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ये चार्ज कहीं भी रखा हो, चाहे कहीं भी रखा हो। ठीक है ना। ई में भले अंदर वाला स्फीयर है, लेकिन अंदर वहां चार्ज उन्होंने सेंटर पे नहीं रखा है, तो मैंने बात करी थी ना, सेंटर पे चार्ज नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, वो सेंटर पे रखा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे बाहर की सरफेस कैसी है। अच्छा, ई वाले में यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे चार्ज, तो स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज। बाहर की सरफेस से लेना देना ही नहीं होता है अंदर कैविटी को, कैविटी को बाहर से लेना देना नहीं होता, क्योंकि बाहर के चार्जेस अंदर इलेक्ट्रिक जीरो बनाते हैं। तो बाहर की सरफेस कैसी भी हो, अगर अंदर स्फेरिकल सरफेस और चार्ज सेंटर पे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन स्फेरिकल सरफेस तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज सेंटर पे नहीं है तो भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म केवल एक ही केस में कि स्फेरिकल कैविटी विद चार्जेस सेंटर, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर की सरफेस का ऐसा, बाहर की सरफेस का भी ऐसे ही है, बाहर की सरफेस अगर स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए। बाहर की सरफेस नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और अगर स्फेरिकल सरफेस है बाहर की, लेकिन तुमने कोई चार्ज प्लेस कर दिया है बाहर, कंडक्टर की आउटर सरफेस स्फेरिकल है, कंडक्टर की आउटर सरफेस स्फेरिकल, ठीक है, और आपने क्या कर रखा है, आपने कंडक्टर के बाहर कोई चार्ज प्लेस कर रखा है, यहां कोई चार्ज प्लेस कर रखा है, सपोज क्यू डैश। अब जो भी चार्ज आना चाहिए आउटर सरफेस पे, वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, थोड़ा दूर ज्यादा चार्ज आएगा, इधर की तरफ चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ चार्ज कम। रीजन भी कि इनकी वजह से मिलकर आपको अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इनकी वजह से मिलकर आपको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो ये दोनों मिलकर अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। इसके लिए जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतनी नेगेटिव उसको बनाना पड़ेगी। ये अंदर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा तो ये भी एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आप कोई भी चार्ज प्लेस कर दो बाहर, तो उसकी वजह से, और ये जो इंड्यूस, ये जो चार्जेस है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये मिलकर अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं। तो ड्यू टू दिस टू चार्जेस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए, ये और ये मिलकर जीरो बनाने के लिए, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बना रहा तो वो भी नहीं बना पाएगा, तो उसको भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। चलो ये क्लियर हो रहा है सबको, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो हमने काफी सारे पॉइंट पढ़े, इन सब पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चन के थ्रू आदत हो भी जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी हटा रहा हूं मैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। तो लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। आई हैव मैंने एससीबी में शायद करवाया भी था आपको, अभी फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। एससीबी में क्वेश्चन था ये, आई हैव अ कंडक्टर इन क्यूबिकल शेप। मेरे पास एक क्यूबिकल सॉलिड मेटल कंडक्टर, कोई कैविटी वेविटी नहीं इसके अंदर, एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, मेटल कंडक्टर है क्यूबिकल शेप का, और उसके एक फेस से कुछ इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे जाके किसी ने पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे। इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑन दिस सरफेस नेगेटिव चार्ज आएगा और पीछे वाली पे पॉजिटिव आएगा। देयर विल बी सम इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द क्यूब, मेटल क्यूब। अब मेटल क्यूब का जो सेंटर है, ऑफ कोर्स वो सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस, क्यूब की साइड लेंथ मैंने ए बता दी, तो एक फेस के सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, है ना, a/2 हो जाएगी डिस्टेंस। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब ड्यू टू चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन क्यूब। क्यूब पे जो चार्ज इंड्यूस हुए है उसकी वजह से क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। करो, ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज प्लस क्यू। चलिए, सर्वेश का जवाब भी आ गया मेरे पास, सम्यक का भी आ गया, वेरी गुड, सिद्धेश का भी आ रहा है। तो ये क्यूबिकल सॉलिड मेटल कंडक्टर है, मेटल है, मेटल या कंडक्टर एक ही बात होती है, ऑब्लिक लिखना चाहिए मुझे। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जो भी इंड्यूस चार्जेस आएंगे और जो क्यू चार्ज है इनकी वजह से मिलकर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी शुड बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी शुड बी 0, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर क्यों हो सकती है, एक तो ये चार्ज है और जो इंड्यूस चार्जेस है इनकी वजह से हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी वो होगी ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है, ये मिलकर 0 है। इसका मतलब साफ साफ ये हो रहा है कि इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ई ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस होना चाहिए माइनस ई ड्यू टू क्यू। अब क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख सकते हो इस पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस दिख रही है आपको a प्लस a/2, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखे E का मैग्नीट्यूड ड्यू टू इंड्यूस्ड हो जाएगा यहाँ के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो के क्यू अपॉन 3a/2 प्लस करो तो ये आना चाहिए 4k³ अपॉन 9²। मैग्नीट्यूड ये आ गया। डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस तरफ, तो E ड्यू टू इंड्यूस चार्ज की डायरेक्शन ये आ गया E इंड्यूस्ड। चलो समझ में आ रहा क्वेश्चन ये, सबको समझ में आया ये? बाहर के चार्जेस की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर सबकी 0 होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके अपन ने निकाल दिया। चलो अगला क्वेश्चन,
हटा रहा हूं ये मैं। अब मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड है, मेटल का है, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर स्फीयर है, सॉलिड है, मैंने लिखा हुआ है सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर का है, और इसके सेंटर से इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अब बताओ इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे, इस प्लस क्यू की वजह से इंड्यूस चार्जेस आएंगे, है ना। प्लस चार्ज से यहाँ डिस्टेंस कम, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये पहले न्यूट्रल था, मैंने बता दिया न्यूट्रल था, तो प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस माइनस चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे सरफेस पे, और यहाँ माइनस आ गया तो इधर प्लस होना चाहिए, क्योंकि उधर माइनस है, मिलकर जीरो चार्ज करने के लिए। तो इंड्यूस चार्जेस बताया मैंने सबसे पहले तो कैसे होंगे, क्या इंड्यूस चार्जेस क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब बताओ स्फीयर का जो सेंटर है, सेंटर सी, क्या उस पे इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितनी होगी? ऐसे जल्दी से बोल दो, इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हो क्या? हाँ कितनी होगी जल्दी बताओ? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर जीरो होगी, तो इसने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी इसने बनाई होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इंड्यूस चार्जेस ने भी बनाई होगी माइनस में के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सबने बता दिया मुझे, बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट चीज पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल बताओ सी पर, रिजल्टेंट पोटेंशियल बताओ सी पर, सी पर रिजल्टेंट पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल क्या होना चाहिए सी पर? क्वेश्चन मेरा है सी पर पोटेंशियल, वी एट सी, क्या ये बता सकते हो? टोटल रिजल्टेंट, नेट नेट पोटेंशियल बताना है, रिजल्टेंट, किसी एक की वजह से नहीं, रिजल्टेंट। अनीश गलत जवाब, वैभव गलत जवाब, गोपाल गलत जवाब, असीम गलत जवाब, गगन वेरी गुड, निकुंज वेरी गुड, वैभव गलत, सम्यक वेरी गुड, कीर्ति गुड। चलो तो देखो अब क्या करेंगे, ये चार्ज जो भी इंड्यूस था, ध्यान से देखिएगा, जो भी इंड्यूस चार्ज था, जो भी इंड्यूस चार्ज था, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी बताओ आर। तो इन सबका सेंटर पे जो पोटेंशियल निकालना है वो तो आसान हो जाएगा ना, अगर चार्ज की डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सीधा चार्ज का सम करके पोटेंशियल लिख सकते हैं ना अपन। V due to induced charge, V due to induced charge at center, वो जितने भी चार्ज है सबका सम कर दो, वो के क्यू बाय आर होता है ना पोटेंशियल, तो उसको लिखेंगे अपन के डी क्यू बाय आर का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए, वो पूरे सरफेस के चार्ज का सम क्या आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज का सम क्या आना चाहिए, जीरो, तो ये जीरो होना चाहिए। V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर, वो होना चाहिए जीरो, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी इंड्यूस चार्ज छोटा सा मैं dq लूं, उसकी सेंटर से डिस्टेंस r है, सो के dq बाय r में के आर कांस्टेंट, dq का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से सेंटर का पोटेंशियल लिखना बहुत आसान, ये बात समझ में आई क्या? इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर का पोटेंशियल लिखना आसान, ये चीज समझ में आएगी आपको? है ना। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर का पोटेंशियल लिख दिया, तो सेंटर पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, एक तो इंड्यूस की वजह से होगा और प्लस क्यू की वजह से होगा। तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर, दिस विल बी पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस ड्यू टू क्यू, इंड्यूस चार्जेस का जीरो और क्यू का क्या होगा, के क्यू बाय आर, तो दिस आंसर शुड बी के क्यू बाय आर। सेंटर पे पोटेंशियल क्यू की वजह से आएगा, ओनली के क्यू बाय आर हो जाएगा। हाँ वेदांत, तो मैंने शायद देखा नहीं होगा वेदांत, ठीक है। चलो क्या ये समझ में आया? एट द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने लिखा था सॉलिड है वो, हाँ याद रखना, मैंने यहाँ सॉलिड लिखा हुआ था, न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिख दिया अपन ने
कितना होगा? सबको क्लियर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया, है ना? ओके, अभी बताओ, यहां पर एक पॉइंट है स्फीयर की सरफेस पे, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए, और वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ से परपेंडिकुलर जाके आ रहा था, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी, है ना? तो इस स्मॉल आर से परपेंडिकुलर जाके यहाँ पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर अब बताओ स्फीयर की सरफेस के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है? अगला क्वेश्चन है इसमें पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन स्फीयर। स्फीयर के इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है आपको। करो, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, करो। गगन जीरो आंसर नहीं रहेगा इसका। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे बताना है आपको। अब ए पॉइंट से इंड्यूस्ड चार्जेस की डिस्टेंस सेम नहीं है ना? तो यू आप जीरो नहीं बोल सकते। नहीं गोपाल नहीं, कुछ गलत। ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये डिस्टेंस कैपिटल आर है। ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, और जो 90 डिग्री पे। सर के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/√r² प्लस r²। वेरी गुड, समय आपका भी सही है। चलो सोहम कैसे आया ये? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो VA इज इक्वल टू VC बहुत और बढ़िया। VC। पहले एक एक करके शांति, धीरे धीरे, ठीक है। पहली बात आपने बताई कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल सब जगह सेम। इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, और पोटेंशियल एट सी आपको पता था कितना था? k/r, अभी लिखा था आपने, है ना? बिल्कुल सही। इसका मतलब ए पर पोटेंशियल पता है। अब ए पर पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, यही कराया ना शायद तो हम आपने। ए पर पोटेंशियल लिखा होगा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये मिलकर k/r है। तो अगर ये मिलकर k/r है और स्मॉल q का पोटेंशियल तो लिख सकते हो आराम से, वो हो जाएगा √/R² प्लस स्मॉल r²। ये यहां से आके डिस्टेंस यही हो जाएगी, ये डिस्टेंस तो पता है आपको, तो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंड्यूस्ड चार्ज का पोटेंशियल निकल जाएगा, देखो k/r में से अगर इसको माइनस कर दिया तो, अरे समझ में? वेरी गुड सोहन। बाकी सभी बच्चे भी देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमने लिख दिया। इनफैक्ट अब मैं आपको स्फीयर के अंदर का कोई भी पॉइंट दे देता, अगर उसकी डिस्टेंस आपको क्यू से पता है तो आप उस पॉइंट पे इंड्यूस्ड चार्ज का पोटेंशियल लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चे देख लो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। अच्छा, स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बता सकते हो क्या? ओनली इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बता सकते हो क्या? स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे ओनली इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बता सकते हो क्या? हाँ, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? हाँ, अगर स्मॉल क्यू से डिस्टेंस बताओ तो स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट नेगेटिव होना चाहिए इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही, है ना? इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी स्मॉल क्यू की बनी बस उसका नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही। चलो, तो इस कंडक्टिंग स्फीयर जो न्यूट्रल था उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन अब मेरा, इसको न्यूट्रल के बदले में इस पे चार्ज भी दे देता, मान लो इस पे कुछ कैपिटल क्यू चार्ज था, न्यूट्रल के बदले कुछ कैपिटल क्यू चार्ज था, तब क्या करते? तब क्या सेंटर पे आप पहले ये बता सकते हो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल? बोलो। हाँ, कितना आता? वेरी गुड, कैपिटल क्यू आ जाता बस यहाँ पे, बस ये इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू हो जाता है ना, चार्ज का इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू हो जाता। ठीक है, तो आप सेंटर का पोटेंशियल भी बता सकते हो, इंड्यूस चार्ज का जीरो नहीं होता, वो होता कैपिटल क्यू वाला पोटेंशियल, हो गया आता स्मॉल क्यू वाला पोटेंशियल। तो पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बात समझ में आई? पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो, अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस का भी निकाल सकते हो सेम प्रोसीजर से। इज दिस क्लियर? चलो, तो ये अपन ने कंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बता रहा हूं ये क्वेश्चन में। चल, अब नेक्स्ट लिखिए, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। नेक्स्ट लिखिए, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। क्वेश्चन के थ्रू अपन चीजें समझेंगे। मेरे पास दो शेल है, शेल आप समझते हैं, शेल खोखली होती है, शेल के अंदर कुछ मटेरियल नहीं होता है, तो शेल एक तरह से एक होलो प्लास्टिक क्रिकेट बॉल जैसा सोच सकते हो, जो अंदर से खोखली। ठीक है, और मेरे पास दो शेल है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम है, दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनर वाले शेल की रेडियस मैंने आपको दे दी है a, और आउटर वाले शेल की रेडियस मैंने आपको दे दी है b। लेट्स से इनर वाले शेल को कुछ चार्ज दिया गया था Q1 और आउटर वाले शेल को कुछ चार्ज दिया गया था Q2। इनर वाले शेल को चार्ज दिया गया था Q1 और आउटर वाले शेल को चार्ज दिया गया था Q2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेंटर को मान लेते हैं C है, यहां पर बीच में एक पॉइंट है B, जिसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r, और बाहर एक पॉइंट है C, जिसकी डिस्टेंस कुछ मान लो कैपिटल R, है ना? क्या आप B और C पर ABC, उसको C बोल दिया मैंने, इसको A बोल देते हैं, ABC तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना है आपको। राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द 3 पॉइंट्स, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द 3 पॉइंट्स, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द 3 पॉइंट। ये जो शेल है ये कंडक्टिंग है, दिस इज कंडक्टिंग शेल। You need to write electric field and potential at the point ABC। करो पहले तो ये पार्ट करो, कंडक्टिंग शेल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना सीख रहे पहले तो अपन। सबसे पहले ए पॉइंट पे लिखते हैं, एट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखने जाएंगे ए पर, तो शेल्स की वजह से बाहर जब देखते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि सारा चार्ज शेल के सेंटर पे है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी K Q1 प्लस Q2 अपॉन डिस्टेंस जो भी ए की है उसका स्क्वायर, ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर। ठीक है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये आना चाहिए, पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल एट ए इट शुड बी K Q1 प्लस Q2 अपॉन R।
शेल की वजह से जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लिखना हो तो शेल का सारा चार्ज उसके सेंटर पे मान सकते हैं अपन, सारा चार्ज सेंटर पे मान के अपन ने लिख दिया। बोलो समझ में आया क्या पॉइंट ए पर क्या करा है अपन ने? यस वेरी गुड। बी पॉइंट पे देखते हैं, एट बी। बी पॉइंट की खासियत यह है कि वो बी जो सेकंड शेल था उसके अंदर है, सेकंड शेल के अंदर है। तो बी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाएंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो बी की वजह से जो दूसरा शेल है उसकी वजह से तो जीरो होगी, केवल अंदर वाले शेल की आएगी। तो ये होना चाहिए के Q1 अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पोटेंशियल की बात करेंगे तो अंदर वाले शेल का होगा के Q1 बाय स्मॉल आर और बाहर वाले शेल का होगा के Q2 बाय कैपिटल आर। सही बात है क्या? किसी शेल की वजह से उसके अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता था, के क्यू बाय आर होता है। अच्छा उसकी रेडियस बी है, मैंने आर लिख दिया, उसकी रेडियस तो बी थी, तो बी लिखना चाहिए था मुझको। अब सही हो गया ये? यस ओके, है ना, बी पर भी लिख दिया अपन ने। तो ए पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिख चुके हैं, बी पे लिख चुके हैं, अब सी पे चलते हैं अपन। एट सी, सी पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सी पर? जीरो। शेल की वजह से शेल के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, दोनों शेल के अंदर है अपन सी पर, तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल क्या होगा? दोनों शेल की सरफेस वाला पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। अब ये लिखने के लिए ये जरूरी था कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो यहाँ पता होना चाहिए था चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैंने कंडक्टिंग शेल दे दी, तो कंडक्टिंग शेल में यूनिफॉर्म ही होना चाहिए था क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे सब जगह। तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास जिससे मैं बोलूँ कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये मैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से लिख पाया बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये याद रखना आप, है ना, एक स्टार ऐसा कुछ लगा के लिख लो, दिस इज बिकॉज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर शेल पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम आसानी से उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब लिख सकते हैं। सबको क्लियर? ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि ये जो फर्स्ट शेल है उसकी सरफेस पर, जस्ट सरफेस के बाहर पोटेंशियल पूछता, या उसकी सरफेस का पोटेंशियल पूछता, और शेल 2 की सरफेस का पोटेंशियल पूछता, तो क्या बोलते? शेल 2 की सरफेस का पोटेंशियल और शेल 1 की सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते? पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल। अगला क्वेश्चन का पार्ट, पोटेंशियल एट शेल 2 एंड पोटेंशियल एट शेल 1। निकुंज का बताया आंसर, ठीक है, दोनों का अलग अलग आएगा आंसर। शेल 2 की सरफेस पे देखते हैं तो शेल 1 की वजह से बाहर पॉइंट हो गया, शेल 1 के आउटसाइड पॉइंट हो गया। शेल 1 के बाहर जो पोटेंशियल होता है वो होता है, उस डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस बी है तो बी लिख देंगे। और शेल 2 की वजह से उसका खुद की सरफेस से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई बी। जब शेल 1 पे लिखने जाएंगे तो 1 पे खुद की वजह से पोटेंशियल होगा के Q1 बाय ए, ये रेडियस ए है, और शेल 2 की वजह से उसके अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उसकी सरफेस का पोटेंशियल होता है। देखो समझो अच्छे से, शेल 2 पर खुद की वजह से पोटेंशियल के Q2 बाय बी, शेल 1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल, ये डिस्टेंस बी है तो के Q1 बाय बी, ये शेल 2 पर पोटेंशियल आ गया। शेल 1 पर पोटेंशियल लिखेंगे तो खुद के चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल के Q1 बाय ए, 2 की वजह से भी अंदर पोटेंशियल आएगा, 2 की वजह से भी अंदर आएगा, तो 2 की वजह से अंदर पोटेंशियल होगा के Q2 बाय, ठीक है, उसकी खुद की रेडियस जितनी होगी उतना पोटेंशियल लिख देंगे उस रेडियस के साथ। यस, ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी करे होंगे, वेरी गुड, है ना। तो आप शेल्स की वजह से आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह लिख सकते हो। देख लीजिए अच्छे से, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। चलो सबको अगर ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट पार्ट लिखिए। ये मैंने लिख दिया था, देखो साइड में लिखा है कंडक्टिंग शेल से, है ना। तो आप लिखिए व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्फेसेस ऑफ शेल। व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्फेसेस ऑफ शेल, कहां पे कितना चार्ज होगा?
आपके पास हर शेल की इनर और आउटर 2 सरफेस है, तो टोटल यहाँ 4 सरफेसेस है। टोटल आपके पास 4 सरफेसेस है। अंदर वाली शेल की इनर और आउटर 2 सरफेस, आउटर वाले शेल की इनर और आउटर 2 सरफेस, तो टोटल 4 सरफेसेस है। आपको चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बताना है। ठीक है, करो ट्राई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ शेल। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, करिए। 2 मिनट दे रहा हूं, करिए। चलो, काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं मेरे पास। वो है, बहुत बढ़िया। ओके, तो मैं भी बता देता हूँ आंसर क्या आना चाहिए। 4 सरफेसेस होगी, चारों पे चार्ज बताना था आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे अंदर देखते हैं। तो यहाँ अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, ये कैविटी है। कैविटी के अंदर जब कोई चार्ज नहीं होता, तो कैविटी के इनर सरफेस पे चार्ज होता है 0। जो भी शेल को चार्ज दिया था Q1, वो केवल उसके आउटर सरफेस पे होगा। जो भी शेल को चार्ज दिया था Q1, वो उसके आउटर सरफेस पे होगा। कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज 0 आएगा, और ये बाहर वाले जो भी स्फीयर की सरफेस चार्ज Q1। यहाँ Q1 तो आउटर शेल की इनर सरफेस पे होना चाहिए -Q1। कैविटी के अंदर बाहर वाले शेल के लिए उसके अंदर चार्ज Q1 है, तो यहाँ होना चाहिए -Q1। और यहाँ -Q1, इस पे टोटल चार्ज Q2 था, तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज होना चाहिए था Q1 + Q2। बाहर वाली सरफेस पे चार्ज Q1 + Q2। ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। ठीक है, सबसे अंदर वाली सरफेस पे चार्ज 0, इनर कैविटी, इनर शेल के आउटर सरफेस पे चार्ज Q1। यहाँ Q1 तो यहाँ -Q1, क्योंकि कैविटी के अंदर अगर चार्ज, ये बाहर वाले शेल की अंदर कैविटी हो गई, तो यहाँ Q1 तो यहाँ -Q1 चार्ज होना चाहिए। और यहाँ -Q1, इस पे टोटल Q2 था, तो बाहर चार्ज Q1 + Q2 होना चाहिए।
देखो अच्छे से, मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब है मेरे पास, वेरी गुड। चलो किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना है यहाँ पे? इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आ चुका है? तो ये हाँ तो बोल दो। यस, ओके, बहुत बढ़िया। अब बताओ, मेरे पास 3 शेल होते तो कर सकता हूँ क्या मैं? वेरी गुड, 3 शेल होंगे तो भी कर सकते हैं अपन, है ना? पोटेंशियल भी हर जगह लिख सकते हैं, हर शेल का पोटेंशियल लिख सकते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। और मेरे पास गगन बोल रहा है आउटर मोस्ट पे एवरेज लेते थे ना। नहीं बेटा, यहाँ कोई ऐसा, ये पैरेलल प्लेट का सिस्टम नहीं ना, पैरेलल प्लेट का सिस्टम में टोटल चार्ज का हाफ होता है। यहाँ केवल एक ही आउटर सरफेस है, तो उस पर पूरा टोटल चार्ज होगा। पैरेलल प्लेट के सिस्टम में 2 आउटर सरफेस होती है, तो वहां पर आप दोनों तरफ आधा आधा कर देते हो, ठीक है? हाँ वही है ना, तो एक ही सरफेस है तो इसलिए पूरा सारा टोटल चार्ज आउटर देना है। ओके, तो अब इस पे पोटेंशियल्स वगैरह सब लिखते आ जाएगा आपको। तो किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले पूछा था कि 2 शेल दी थी और दोनों का पोटेंशियल दिया था, दोनों की रेडियसेस दी थी, तो दोनों पे चार्ज कितना कितना ये पूछ लिया था। तो उस बच्चे के लिए देखो, ये दोनों शेल का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके दोनों के चार्ज आ जाएंगे, है ना? तो अब वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे पैरेलल प्लेट में हमने प्लेट के कनेक्शन वाले क्वेश्चन देखे थे कि प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ग्राउंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो सब यहाँ पर भी बन सकते हैं। प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा और ग्राउंडिंग कर देंगे तो क्या होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, मान लो मेरे पास 2 शेल्स थी, मेरे पास 2 शेल्स है, ठीक है? आउटर वाली शेल को चार्ज दिया गया था Q, अंदर वाली शेल को चार्ज दिया गया था, उसको भी Q दे दिया था, ठीक है? अंदर वाली शेल की रेडियस R थी और आउटर वाली शेल की रेडियस 2R थी। दोनों मेटल कॉन्सेंट्रिक शेल, दोनों मेटल के कॉन्सेंट्रिक शेल है। अब क्या करा, मेरे पास एक स्विच से मैं अंदर वाले को ग्राउंड कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, पहले प्लेट को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ सकता हूँ, ग्राउंडिंग को बाद में देख लेंगे, पहले आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ, अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा? अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा? व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू स्विच? पहले तो ये बताओ, स्विच को ऑन करने पे कितना चार्ज फ्लो होगा, फिर ग्राउंडिंग वाले क्वेश्चन देख लेंगे। करो। अनिश का जवाब आ गया मेरे पास, रेडियस R और 2R दी थी मैंने, चार्ज QQ दिया था। अनिश मुझे गलत लग रहा है आपका जवाब। जुवान गलत जवाब, निकुंज गलत जवाब, हमने पैरेलल प्लेट में करा थे ऐसे क्वेश्चन। वहां पे क्या करते थे अपन, पहले मान लेते थे कि कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ चार्ज की डायरेक्शन इमटेरियल थी, वो अपने आप सही आ जाती है, डायरेक्शन प्लस माइनस साइन के साथ सही आ जाती है। तो कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है मान लो, और जिनको कनेक्ट कर रहा है पोटेंशियल बराबर हो जाएगा उनका, तो ये कंडीशन लगा लो। यस, बुरावती अथर्व महाजन बिल्कुल सही, सम्यक बिल्कुल सही। चलो, तो यहाँ पे करेंगे क्या,
सबसे सही तरीका इसको करने का हो जाएगा कि मान लो कुछ चार्ज x फ्लो कर गया, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा q माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा q प्लस एक्स। अब दोनों की वजह से पोटेंशियल दोनों पे लिखो और इक्वेट कर दो। पोटेंशियल ऑफ इनर शेल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल, बिकॉज दोनों को कनेक्ट कर रहा था। शेल का पोटेंशियल अब सारे चार्जेस की वजह से होता है। इनर शेल का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, खुद का चार्ज अपॉन रेडियस। आउटर चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा उसकी रेडियस के, उसकी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। इस शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस का होता है। दिस शुड इक्वल टू अंदर वाले शेल की वजह से बाहर पोटेंशियल होगा k q माइनस एक्स अपॉन बाहर वाले स्फीयर की रेडियस। इस शेल की वजह से बाहर पोटेंशियल रेडियस 2r है, तो 2r डालेंगे। बाहर वाले चार्ज की वजह से उसकी सरफेस का पोटेंशियल। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आउटर शेल की वजह से ये दोनों तरफ पोटेंशियल सेम ही आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। आउटर शेल की वजह से अंदर और बाहर दोनों शेल पर ही पोटेंशियल सेम है, तो वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल करो, बची हुई इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आ रहा है 2 इंटू क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। तो यहां से मेरे पास आ गया क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू क्यू। पूरा क्यू चार्ज बाहर चले जाएगा, पूरा क्यू चार्ज बाहर चले जाएगा। और लॉजिकली होना भी चाहिए था ऐसा, लॉजिकली सही भी है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले स्फीयर पे जो भी चार्ज होता है ना, उसकी वजह से उसका और अंदर का पोटेंशियल तो सेम ही होता है, पर अंदर की चार्ज की वजह से पोटेंशियल बाहर और अंदर सेम नहीं होता। इनको कनेक्ट करा तो पोटेंशियल इन पे सेम होने के लिए अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, सारा चार्ज बाहर चले जाना चाहिए। बाहर सारा चार्ज चले जाएगा तभी तो दोनों में पोटेंशियल सेम हो पाएगा। अरे सबसे पहले तो आंसर समझ में आ गया सबको? किसी को मेथड में कोई भी डाउट? चलो, और लॉजिक लॉजिक फिर से सुन लो। लॉजिकली क्या बोला मैंने? जो बाहर वाला शेल है उसकी वजह से उस पर और अंदर पोटेंशियल तो सेम ही होता है ना, ऑलरेडी सेम ही पोटेंशियल होता है उसके वजह से उसके और अंदर। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, है ना। और अंदर वाले शेल की वजह से इस पर पोटेंशियल और बाहर पोटेंशियल अलग अलग होता है। ये देखो, अंदर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल और बाहर पोटेंशियल अलग अलग होता है। नीचे यहाँ 2r है, वहां पे नीचे r है, तो इसकी वजह से बाहर और अंदर पोटेंशियल अलग होता है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, अंदर का शेल और बाहर का शेल। ये दोनों तो पे पोटेंशियल सेम बना रहा है, ये दोनों पे अलग बना रहा है। हम क्या चाहते हैं कि पोटेंशियल दोनों पे सेम रहे। सेम रहेगा तो अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर अंदर चार्ज रहे हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर का चार्ज नहीं होने के लिए सारा चार्ज बाहर फ्लो हो जाना चाहिए। तो लॉजिकली अपन देख सकते थे कि सारा चार्ज बाहर फ्लो हो जाएगा। जब भी कॉन्सेंट्रिक शेल का सिस्टम हो, दो शेल हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा शेल की बात नहीं चल रही है, दो शेल हो और दोनों को जोड़ दे तो अंदर का सारा चार्ज बाहर चले जाएगा, जिससे पोटेंशियल इक्वल हो जाए। वेरी गुड, चलो सबको क्लियर है? ओके, हाँ तो अब, हाँ गगन, हर केस में दो शेल वाले में, दो शेल वाले में लगा ना, 4 शेल 3 शेल हो तो मत कर देना ऐसा। ठीक है, दो शेल का लॉजिक बताया मैंने, बाकी जगह नहीं बताया मैंने। ठीक, हाँ ओके। अब मैं ग्राउंडिंग कर देता तो भी कर सकते हो। चलो तो इसमें ग्राउंड कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग द शेल्स, मैंने अंदर वाले शेल को कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे एक स्विच लगाया और मैं उसको ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ। ये स्विच ऑन करा तो आपसे पूछा व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू स्विच, ग्राउंड से इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, अब करो। हाँ गोपाल बिल्कुल सही। अथर्व महाजन डायरेक्शन भी बताओ, किधर से किधर? फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू स्फीयर? अच्छा वैसे आंसर गलत लग रहा है मुझको, आंसर गलत है आपका, और अच्छे से सोच लो।
अच्छा, आप ग्राउंड करने से लॉजिक क्या लगाओगे, करोगे क्या, आप करोगे क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? Q टोटल इक्वल टू 0 सही नहीं है, अब वो मैंने प्लेट में बताया था आपको, यहाँ पे मत लगा देना Q टोटल इक्वल टू 0, है ना भाई, जिसको ग्राउंड करते हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, बस ये लॉजिक है। अर्थ ने इसको कुछ चार्ज दिया, मान लो x, तो इस पे चार्ज हो गया Q प्लस एक्स। अर्थ ने मान लो इसको चार्ज दिया x, तो इसका चार्ज हो गया Q प्लस एक्स। अब जो पोटेंशियल होगा इनर शेल का वो 0 हो जाना चाहिए, पोटेंशियल जो होगा इनर शेल का वो 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज उसको ग्राउंड कर रखा है। बस इतना सा लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। उसका खुद का चार्ज है Q प्लस एक्स, उसकी वजह से पोटेंशियल ये होगा, बाहर का चार्ज ओनली Q था, तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा KQ/2R, और ये 0 हो जाना चाहिए। बस ये लॉजिक लगाएंगे, जिसको ग्राउंड करा उसका पोटेंशियल 0। तो देखो क्या आ रहा है, Q प्लस एक्स प्लस Q/2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 3Q/2। आंसर, अर्थ अंदर वाले स्फीयर को माइनस 3Q/2 का चार्ज देगी। चलो यहाँ पर एक्चुअली बाहर की तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जरूरी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से यहाँ तक अगर मान लो कुछ पोटेंशियल आ भी गया तो उतना ही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा ना, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। एक पैरेलल प्लेट में क्या होता था कि बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट आ जाता था अगर चार्ज आ जाए, यहाँ इनफाइनाइट आता ही नहीं स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल, स्फीयर पे चार्ज की हो तो Q/R आता है, तो इसलिए हमको चार्ज 0 करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जिसको ग्राउंड से कनेक्ट कराना उसका पोटेंशियल निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे। मान लेंगे ग्राउंड ने इसको कुछ चार्ज दे दिया था, और अब सबका पोटेंशियल लिख देंगे चार्ज देखकर, अंदर वाले का पोटेंशियल लिख देंगे चार्ज देखकर, और पोटेंशियल को 0 कर देंगे। हाँ, अब चार्ज मेरे पास नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बोलेंगे ग्राउंड ने इसे नेगेटिव 3/2 चार्ज दे दिया, या इससे 3/2 क्यों चार्ज ले लिया, एक ही बात है। ग्राउंड नेगेटिव दे रही है या पॉजिटिव ले रही है, एक ही बात, समझ में बात? तो लॉजिक क्लियर हो रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें ग्राउंडिंग के क्वेश्चन भी देख लिया अपन ने। अब दो स्फीयर में दिखाया मैंने आपको ग्राउंडिंग का, 3 भी होते तो यही करना होता है, 4 भी होते तो यही करना होता है, जिसको ग्राउंड करो उसका पोटेंशियल 0 करो, और जिनको आपस में कनेक्ट करो उनमें चार्ज फ्लो हो जाएगा कुछ, और उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सारे लॉजिक से अंडरस्टूड? यस, ठीक है। और चार्ज आने के बाद अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, आपको नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया होता मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने पूछ लिया होता व्हाट विल बी न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बता सकते थे, आप बता सकते हो, क्योंकि आपको अंदर और बाहर के शेल पे चार्जेस पता है। अंदर के शेल पे चार्ज Q प्लस x देखोगे x माइनस 3Q/2 देखो माइनस Q/2 हो रहा है, तो इनर सरफेस पे चार्ज 0, यहाँ पर आएगा माइनस में Q/2 का चार्ज, और उतना ही प्लस इनर सरफेस पे होगा यहाँ पर, और अब बाहर की सरफेस पे चार्ज यहाँ प्लस Q/2 तो बाहर बचा हुआ Q/2, ये हो गया चार्ज आउटर सरफेस पे Q/2, इनर सरफेस पे प्लस Q/2, सबसे अंदर के स्फीयर के आउटर सरफेस पे Q/2, सबसे अंदर 0। सही बात? यस सर, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल 0 क्यों नहीं किया इनर शेल पे, तो वही तो करा कि इनर शेल पे पोटेंशियल 0 तो करा था मैंने, और क्या करा, इनर शेल पे पोटेंशियल 0 तो करा था। क्या कहना चाह रहे हो आप? शेल का जब क्वेश्चन होता है ना, शेल के क्वेश्चन में मुझे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिना ही मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं, ये थोड़ा शेल में अपन को आसान होता है लिखना, ठीक है। अगर थिक मेटल स्फीयर होगा तो बात अलग हो जाती है, तो अभी वो नहीं कराया मैंने आपको, थिक मेटल स्फीयर का क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ठीक। चलो, तो आज अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे, मैंने थिन स्फेरिकल शेल के क्वेश्चंस कराया, अभी थिक स्फेरिकल शेल नहीं कराया, याद रखिएगा, थिक स्फेरिकल शेल नहीं कराया, उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही पोटेंशियल लिख पाएंगे आप, ठीक। अगर मेटल शेल मोटा हो जाए ना, थिक हो जाए, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस के चार्ज अगर अलग-अलग होंगे तो पोटेंशियल अलग-अलग आएगा, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रख के करनी चाहिए।
चलो तो वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपन, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुई अपनी चीजें, अभी थिक शेल का कॉन्सेप्ट बाकी है और भी चीजें बची है, पर बिगिनर बॉक्स से काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो बिगिनर बॉक्स ट्राई करना स्टार्ट कर दो, अगला वाला नेक्स्ट वाला, और जो भी आपको वर्क दिया है वो कंप्लीट करो। अच्छा आज अपना डिस्कशन क्लास है ना शाम को दोपहर में, तो एससी भी डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है।